जय हिंद दोस्तों। आज अपन पढ़ेंगे हिंदी शिक्षण विधियाँ। आज हिंदी शिक्षण विधियों की लगभग 10 शिक्षण विधियों को अपन कवर करेंगे। ऑलमोस्ट 10 शिक्षण विधियाँ पढ़ेंगे अपन और बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। न सिर्फ इन शिक्षण विधियों को पढ़ेंगे बल्कि साथ ही साथ इन शिक्षण विधियों को अच्छे से याद भी करते चलेंगे। तो कौन कौन सी शिक्षण विधियाँ अपन पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट इस वीडियो में, तो इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं लगभग 10 शिक्षण विधियाँ पढ़ेंगे। और मैंने यहाँ क्विक एक छोटी सी ट्रिक लिखी है जिससे हमें पता रहे कि हम कौन सी 10 शिक्षण विधियाँ पढ़ने वाले। तो देखो, मान लो कोई हस्बैंड वाइफ है, आपस में झगड़ा हो गया और पतिदेव जी कह रहे हैं कि ए बीवी 10 द्वार पे कब आ रही है, ए बीवी इतने दिन हो गए तुझे मुझसे नाराज हुए, तो अब तो आजा कम से कम अब तो घर लौट जा। तो ए बीवी 10 द्वार पे कब आ रही है। ए से अपने आ जाएगा अनुकरण विधि, ई से अपने आ जाएगा इकाई विधि, पी से अपने बता दी जाएगा प्रत्यक्ष विधि, वी से अपने बता दिया जाएगा। देखो फटाफट से देख लेते हैं इनसे क्या क्या किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये शब्द। तो वी से अपने व्याकरण अनुवाद विधि, और उसके बाद डी से अपने बताया जाएगा यहाँ पे द्विभाषा विधि, एक और अपने एस से सैनिक विधि, उसके बाद डी से अपने ध्वन्यात्मक विधि, उसके बाद डी से अपने दूरस्थ शिक्षण विधि, और फिर अपने वाचन, वी से अपने वाचन, और मतलब कि वाचन विधियां बताई जाएगी। वाचन के अंतर्गत और भी बहुत सारी विधियां आती हैं, उनको भी अपन देखेंगे। और नेक्स्ट अपन देख लेंगे डी के बाद सीधा आर यानी रसास्वादन विधि। तो ये सारी 10 विधियां पढ़ेंगे। कौन कौन सी फटाफट से क्विक रिवाइज कर लेते हैं। कौन कौन सी देखी अपनों ने। फर्स्ट अपनों ए से अनुकरण विधि के बारे में देखा, ई से अपनों इकाई विधि के बारे में देखा, पी से अपनों प्रत्यक्ष विधि के बारे में देखा, वी से अपनों व्याकरण अनुवाद के बारे में देखा, डी से अपनों ने द्विभाषा के बारे में देखा, एस से अपनों ने सैनिक विधि के बारे में देखा, एक और डी से अपनों ने देखो अपनों ने एक और वी से क्या देखा। चलो डी के लिए अभी थोड़ा सा स्किप रखते हैं। एक और डी से अपनों ने चलो वी के लिए बता देते हैं। वी से हमने देखा वाचन विधि के बारे में देखेंगे पूरा, और उसके बाद आर अपनों ने देखा रसास्वादन के बारे में, और हमने डी के बारे में देखा। देखो बेसिकली होता ये है कि अगर चीजें मैं याद नहीं कर पा रही हूँ तो मैं आपको कैसे याद करवा पाऊंगी। इस वजह से मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं भी बिना देखे बोलूँ, ताकि अगर मैं याद कर पा रही हूँ तो मैं मान के चलती हूँ कि आप भी बहुत बेहतरीन तरीके से याद कर पा रहे होंगे। तो यहाँ देखो अपने दो ये डी मिस रहा है ना, तो देखते हैं अपन डी से। आपको भी मेरे साथ याद करते हुए चलना है, न सिर्फ इस वीडियो को देखना है। क्या अगर मेरा मकसद क्या पूरा हो पाता है अगर मैं आपको चीजें याद नहीं करवा पाती हूँ तो मेरा मकसद है कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपने इस पर क्लिक किया है तो आप यहाँ से कुछ ना कुछ सीख के जाए। ये विधियां जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ आपके माइंड में स्टोर रहे। ऐसा नहीं कि सिर्फ आए देख लिया और कुछ समझ नहीं आया तो फिर मीन्स क्या निकल रहा है ना। अगर आप और मैं मेहनत कर रहे हैं तो उसका परिणाम तो निकलना चाहिए ना। तो यहाँ डी देख लेते हैं अपन, डी से क्या आता है। हाँ, तो अपन एक दूरस्थ शिक्षण देखना था। देखो दूरस्थ शिक्षण वैसे तो बेसिकली कोई विधि नहीं होती, लेकिन फिर भी हाँ थोड़ा ओवरऑल हमें जानकारी लेनी होती है दूरस्थ शिक्षण क्या होता है। तो जो भी कॉन्सेप्ट अपन देखेंगे वो बहुत बेहतरीन तरीके से देखेंगे कि हमें चीजें पता हो कि ये होती क्या है। डी से अपना दूरस्थ शिक्षण मिस रहा, और डी से अपना ध्वन्यात्मक विधि हमने नहीं बताया। तो ये थी हमारी 10 विधियां जो हमने देख ली। एक तो दूरस्थ शिक्षण था डी से, और एक और हमारा ध्वन्यात्मक विधि था। अब इनके बारे में फटाफट से अपन पढ़ना शुरू करते हैं। तो पहले ऐसे अनुकरणात्मक विधि के बारे में बताया जाता। तो क्या बताया जाता देखो अनुकरणात्मक विधि ज्यादा कुछ होती नहीं। क्या होता है कि बच्चा जब भी बोलना सीखता है, लिखना सीखता है, या फिर कोई रचना करना सीखता है, तो वो बेसिकली अनुकरण से स्टार्टिंग करता है। यानी लिखना सीख रहा है तो पहले तो वो सिर्फ पॉइंट में जैसे बिंदु बिंदु बना दी जाते हैं, या फिर स्वतंत्र तरीके से बच्चों को लिखना सिखाया जाता है। 2 तरीके हो सकते हैं, या तो बच्चे को कुछ ऐसा फॉर्मेट दे दो, या फिर डॉट डॉट वगैरह बना दो तो बच्चा उसको फॉलो करेगा, या फिर बच्चे को फ्रीली कह दो कि तुम इसको देख के लिखो। तो अनुकरण विधि 2 प्रकार की हो सकती है। लिखित अनुकरण बेसिकली 2 प्रकार का हो सकता है। एक तो कोई रूपरेखा बना के दे दो, या फिर स्वतंत्र रूप से अनुकरण कर लो। ये तो बेसिक्स इन्फॉर्मेशन, लेकिन फिर भी एक बार गो थ्रू हो जाते हैं इनसे तो चीजें हमें कॉन्फिडेंस फील कराती है कि हाँ हमें अनुकरण विधि के बारे में कुछ पता है। तो अनुकरण विधि में लिखित विधि आती है, उसके बाद अपने उच्चारण, उसके बाद रचना। तो अगर लिखने का अनुकरण करना है तो इन दोनों तरीकों से कर सकते हैं। उसके बाद उच्चारण में अनुकरण करना है तो टीचर बोलेगा और आप बोलोगे। उसके बाद रचना में अनुकरण करना है तो आपको कोई रचना दे दी जाती है, उसको आपको कॉपी करना होता है। तो बेसिक्स इन्फॉर्मेशन अनुकरण तो अपन जानते हैं। अनुकरण विधि हमारे लिखने में, बोलने में और रचना में हो सकती है। लिखने में आप स्वतंत्र तरीके से भी कर सकते हो, लिखने में आप रूपरेखा के माध्यम से भी कर सकते हो। अनुकरण में सीधा आपको फॉलो करना रहता है टीचर को। रचना में आपको कोई ऐसी रचना दे दी जाती है, उसके बारे में आपको लिखना होता है। आपको एक मॉडल, आपको एक आइडल रचना मिल जाती है, उसको आप देख के कॉपी करने लग जाते हो। बेसिक्स इन्फॉर्मेशन लेकिन फिर भी देखनी जरूरी होती है। देख लिया मैंने अनुकरण, वो उन विधियों पे हमें ज्यादा फोकस करना है जिसमें कुछ याद करने के लिए कुछ परिभाषाएं, कुछ चरण है, और कुछ जानकारी गिवन है। जो बेसिक्स इन्फॉर्मेशन है और जो बेसिक सी विधि है उसको अपन थोड़ा सा क्विक करेंगे ताकि आपका भी टाइम ना वेस्ट हो। और नेक्स्ट बताया जाता है इकाई विधि के। देखो इकाई विधि को बेहतरीन तरीके से पढ़ना है। इकाई विधि में क्या क्या जानकारी रहती है। इकाई विधि में कुछ जानकारी है पढ़ने के लिए। क्या इसकी परिभाषाएं क्या हो सकती है, क्योंकि इकाई विधि से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इकाई विधि की परिभाषाएं क्या हो सकती है, इकाई विधि के चरण क्या हो सकते हैं, इकाई विधि के गुण क्या हो सकते हैं, इकाई विधि के दोष क्या हो सकते हैं। तो बेसिकली इन चारों इन्फॉर्मेशन के बारे में बहुत अच्छे से देखते हैं अपन। तो यहाँ देख लेते हैं अपन इकाई विधि के बारे में। इकाई विधि की परिभाषा देने के लिए कौन आता है, कौन आता है, स र ब। कौन आता है, स र ब। रब आ जाते, खुद कौन आ जाते हैं, रब आ जाते। स र ब यानी कि स एस को अपने रखना है, एस को अलग से देखना है, उसके बाद अपने रब आ जाते हैं, स रब आ जाते हैं। तो यहाँ आ जाता है कि सभी रब आ जाते हैं। मान लो एस को अपन, एस से अपन क्यों उसको निरर्थक क्यों रखे, चलो बता ही देते हैं। एस से अपने मान लो सभी रब आ जाते। वैसे तो बेसिकली रब एक ही है, लेकिन अपने फिर भी अपन मान के चलते कि दुनिया में जितने भी रब होंगे, ईश्वर अल्लाह जितने भी रब है ना, एक होंगे ना अपना बहुत बेहतरीन सा, तो
अपने सब रब आ जाते हैं, यानी कि बेसिकली एक ही है, लेकिन हाँ फिर भी हमारी मदद करने के लिए सारी जो जितने भी डिवाइन पावर थी ना वो सब आ जाती, तो सारे रब आ जाते, सारी डिवाइन पावर आ जाती हमारी ये विधि याद कराने के लिए। तो क्या माना जाता है, एस से हमारे एस से एस के अग्रवाल। एस के अग्रवाल क्या परिभाषा देते हैं, इकाई योजना का अर्थ हमारे ज्ञान व हमारे अनुभव का केंद्रीय विषय के चारों ओर संगठन है। इकाई का मतलब क्या होता है, संगठन। बेसिक का मेन हमें पता ही है इसका कि इकाई का मतलब क्या होता है, एक संगठन, एक ग्रुप ही तो होता है। जब आप बहुत सारे लेसन को एक जैसे पाते हो ना तो उनको साथ में रख देते हो, इसका मतलब ही तो इकाई होता है। तो अग्रवाल जी कहते हैं कि संगठन। हमने क्या कहा, अगर तुम दांडी यात्रा में चाह रहे हो ना, तो मैं पहले से कह देती हूँ, पत्नी कह रही है अपने पति देव को, अगर तुम दांडी यात्रा के संगठन मतलब कि उस ग्रुप में जा रहे हो ना, उस ग्रुप को ज्वाइन कर रहे हो ना, तो आगे ही आगे रहना, फोटो आनी चाहिए न्यूज़पेपर में। तो ये हमारी ट्रिक हमारी बीवी याद करा के चली जाती है। एस के अग्रवाल यानी कि संगठन, एस के अग्रवाल संगठन के बारे में। रिस्क महोदय क्या कहते हैं, प्रकरण से संबंधित सीखने वाली इकाइयों की क्रियाओं की एकता ही इकाई। ये सभी एक ही बात कहते हैं, एकता। जहां पे हमें ग्रुप दिखाई दे जाए ना, जो एक जैसी चीजें उनको साथ में रख लेना, यानी प्रकरण से जुड़ी हुई सीखने वाली जो एक जैसी चीजें उनको एक एकता में देख लेना, उनको एक ग्रुप में कंबाइन कर देना, यही तो हमारी इकाई है। तो रिस्क महोदय कहते हैं एकता। एकता को बार बार देखने में रिस्क है, हो सकता है तुम्हारी कंप्लेन कर दे, बार बार उसको ऐसे निहारो मत, बार बार उसको घूरो मत, तो रिस्क है यानी एकता। रिस्क महोदय के द्वारा क्या कहा जाता है, एकता। और उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है अपने बॉसिंग। बॉसिंग के द्वारा क्या कहा जाता है, इकाई अर्थपूर्ण हो सकती है और एक दूसरे से कनेक्टेड हो सकती है। वही वापस कनेक्टेड शब्द आ गया। इकाई अर्थपूर्ण हो सकती है और एक दूसरे से संबंधित क्रियाओं की एक व्यापक श्रृंखला है। बॉसिंग यानी बॉस सींग होते हैं, जिनके सींग होते हैं ना, उनको श्रृंखला यानी चेन में बांध के रखना पड़ता है। अगर इंसान भी ऐसे बन जाए ना, तो उनको भी कंट्रोल करने के लिए उन पर बंदिशें लगा दी जाती है। सींग मतलब मान लो कोई जानवर है, अगर किसी जानवर को हमें कंट्रोल में रखना है तो उसको चेन से बांधना होता है, यानी बॉसिंग। बॉसिंग के द्वारा क्या कहा जाता है, श्रृंखला। यानी ये क्या, एक व्यापक श्रृंखला है, एक व्यापक श्रृंखला है, क्योंकि बहुत सारी इकाई इसमें क्रम बाय क्रम जुड़ी हुई रहती है। एक जैसी इकाई, एक जैसे चैप्टर इसमें साथ में आते हैं, तो एक श्रृंखला हो गई, एक चेन हो गई। तो ये सारी परिभाषाएं देखने में। और नेक्स्ट अपने इसका देखो, इसका बेसिक से थोड़ा सा इंट्रो देखे ना, तो गेस्टाल्टवाद मनोवैज्ञानिक को आधार मानती, बेस मानती, गेस्टाल्ट को बेस मानती। जानते हैं अपन गेस्टाल्ट किसको महत्व देता है, गेस्टाल्ट महत्व देता है व्यापकता को, ना कि पृथकता को। क्योंकि कोई भी चीज उतनी सुंदर तभी लग सकती है जब अपन उसको व्यापक तरीके से देखें। अगर उसको टुकड़ों में देखा जाएगा तो उसकी सारी सुंदरता और सारा जो होलनेस है ना, वो सारी खत्म हो जाएगी। किसी का चेहरा देखोगे, पहले आंखों पे फोकस कर लिया, फिर नाक पे फोकस कर लिया, फिर हमने बालों पे फोकस कर लिया, तो इतनी उसकी सारी सुंदरता अस्त व्यस्त हो जाएगी। अगर उस पूरे चेहरे को एक साथ देखोगे तो आपको पता चलेगा कि वाकई में कितना खूबसूरत चेहरा है ना। उसके बाद पर्टिकुलरली एक चीज को देखोगे तो इतना आपको प्लेजर नहीं दे पाएगी वो चीज, इतना आपको इतना फील नहीं करवा पाएगी कि वो कितनी सुंदर है वास्तव में। तो ये अपने बेसिक से थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देख ली, बेसिक से परिभाषाओं के बारे में देख लिया। अब इसके किसके बारे में बताना, इसके चरण क्या होते हैं, इसके स्टेप क्या होते हैं। इसके स्टेप होते हैं ना, अप्पा ऐसे मत करो ना यार, जाने दो ना मुझे, मेरी सारी फ्रेंड्स आ रही, मुझे ही क्यों रोका जा रहा है, ऐसा कौन सा गुनाह किया मैंने। एक तो बात कहती हूँ मैं साल भर में, क्यों नहीं जाने दे रहे हो मेरे को मेरी फ्रेंड्स के साथ मूवी देखने के लिए, जाने दो ना। तो अप्पा से आप ऐसे कह रहे हो, तो अप्पा आपको पूरी इसके जो चरण है वो बता जाते हैं। अ से अपने अन्वेषण आ जाता है, पी से अपने प्रस्तुतिकरण, उसके बाद ए से अपने आत्मीकरण आ जाता है, एस से अपने संगठन आ जाता है और ए से अपने आत्म अभिव्यक्ति आ जाता है। आत्म अभिव्यक्ति आता है। सबसे पहले आप खुद खोज करके बच्चों के सामने प्रस्तुत करोगे तो बच्चे क्यों आत्मीकरण नहीं करेंगे। आपने खुद ने खोज करी, फिर उस बच्चों के सामने प्रस्तुत करा दें, बच्चे आराम से आत्मीकरण कर लेंगे, बच्चे आराम से सीख जाएंगे। संगठित रूप से उनको व्यवस्थित तरीके से एक पूरी इकाई के रूप में उनको समझा है। और अगर नौबत आई ना कि बच्चों से आप पूछोगे तो बच्चे आत्म अभिव्यक्ति बच्चे खुद भी बता देंगे। तो अपने अप्पा क्या बता जाते हैं, आ से अपने अन्वेषण, पी से अपने प्रस्तुतिकरण। आपको भी बिना देखे रेख बोलना है, कोशिश करो कि जब मैं बोल रही हूँ तो अपने माइंड में रिवाइज करने की कोशिश करो मैंने कौन कौन से शब्द बोले, है ना। तो सबसे पहले अ से अपने अप्पा क्या बताते हैं, आत्मीकरण करोगे, अन्वेषण करोगे और फिर बच्चों के सामने प्रस्तुत करोगे तो बच्चे आराम से आत्मीकरण कर लेंगे और उनको एक संगठित रूप में प्रस्तुत करो, इकाई के रूप में। तो लास्ट में आके अगर अभिव्यक्ति का मौका है तो भी वो कर देंगे। तो आत्मा अभिव्यक्ति तो कुछ चरण बताया जाता है। उसके बाद इसके गुण दोष क्या होते हैं। इकाई विधि, जब आप इकाई विधि को देखते हो, पूरे लेसन को एक साथ देखते हो, तो क्या उसकी क्वालिटी आती है कुछ, और क्या उसके कुछ डीमेरिट्स भी आपके सामने आते हैं। बहुत सारे आते हैं, कौन कौन से आते हैं। उनकी क्वालिटी क्या होती है कि मनोवैज्ञानिक हो जाती है। एक सारी चीजों को एक साथ रखना मनोवैज्ञानिक हो जाता है। बहुत सारे कबर्ड में बहुत सारे कपड़े बिखरे हुए हैं, लेकिन पता है सॉक्स इस तरफ रखे हुए हैं और उसके बाद टॉप इस तरफ रखे हुए हैं, उसके बाद हमने कुर्ते इस तरफ रखे हुए हैं, लेगिंग्स इस तरफ रखी हुई है। तो आपको चीजें माइंड में जितनी क्लियर होगी ना, तो क्लियरिटी हमें बहुत कुछ सिखा जाती है। क्लियरिटी से हमें बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिकली आ जाती है। अगर आप पढ़ाई भी कर रहे हो तो आपकी पढ़ाई में कितनी व्यवस्था है, कौन से सब्जेक्ट आप कब पढ़ते हो, तो आपके माइंड को क्लियर हो जाता है ना। तो जब चीजें एकदम व्यवस्थित होती है ना, तो हमें
उनसे दूर भागने की इच्छा नहीं होती, फिर उनमें इंगेज्ड होने की इच्छा होती। तो यहाँ आ जाते अपन गुण और दोष देख लेते हैं। इसके गुण क्या होते हैं? ये मनोवैज्ञानिक विधि होती है, ये व्यवहारिक होती है, बिल्कुल मनोवैज्ञानिक होती है, व्यवहारिक होती है, बिल्कुल व्यवहारिक होती है ये विधि। उसके बाद क्रियाशीलता का विकास होता है, इससे क्रियाशीलता बच्चा बहुत एक्टिवेट होकर पढ़ने लग जाता है। बाल केंद्रित होती है, इकाई विधि क्या होती है? बाल केंद्रित होती है, बच्चों को होलसमनेस से देखना अच्छा लगता है चीजों को, सामूहिकता की भावना पैदा कर देती है। जब आप पढ़ाते हो तो बच्चों में सामूहिकता की भावना पैदा करती है, यानी आत्मविश्वास को बढ़ाती है। जब बच्चा बहुत सारे, अगर मैं आपको कहूँ मैं आज आपको 10 शिक्षण विधियां पढ़ाने वाली हूँ, अगर आपको ये वीडियो देखने के बाद लगे कि हाँ हमें 10 शिक्षण विधियां याद हो गई, तो आपको कॉन्फिडेंस फील नहीं होगा। तो ठीक बच्चों को भी वैसे ही फील होता है। आत्मविश्वास को बढ़ाती है, उसको व्यवस्थित अधिगम करवाती है। ऐसे नहीं कभी ये पढ़ लिया, कभी ये पढ़ लिया, कभी ये पढ़ लिया, एकदम सीक्वेंस से एकदम व्यवस्थित तरीके से अध्ययन कराती है। चिंतन शक्ति का विकास करती है, चिंतन शक्ति का विकास करती है। जब टीचर इस इकाई विधि से बच्चों को पढ़ाता है तो बच्चों में चिंतन बढ़ता है कि हाँ ये लेसन और ये लेसन आपस में कोरिलेट करते हैं, तो हम इन दोनों लेसन की जो कॉन्सेप्ट है उन दोनों को आपस में कोरिलेट करते हुए समझ रहे हैं हमें। तो देखो ये शब्द तो हमने देख लिए, लेकिन ये शब्द बहुत बिखरे हुए हैं, इन शब्दों को हमें अरेंज करना है, प्रॉपर एक व्यवस्था में लाना है इनको। हम पढ़ी तो ये रहे हैं कि चीजों को व्यवस्थित कैसे करें, तो हमें भी तो ये अप्लाई करना होगा ना। तो इन शब्दों को व्यवस्थित करने के लिए छोटी सी ट्रिक देख लेते हैं। देखो ट्रिक के प्रति आपका माइंडसेट कैसा है उस पर डिपेंड करता है, आप ट्रिक को अच्छे से याद करोगे या फिर ट्रिक को ऐसे लोगे। ये बिखरे हुए शब्द आपको याद रहते हैं देन बेटर है, लेकिन अगर इनको थोड़ा सा अरेंज करने से चीजें व्यवस्थित हो जाती है, चीजें थोड़ी और ज्यादा बेहतर हो जाती है। सिर्फ एक शब्द मात्र बोलने से तो हमें दिक्कत क्या है ना। तो अपन देख लेते हैं। चिंता मत करो, तुम्हारा बालक व्यवस्थित मनोवैज्ञानिक के समूह में ही काम कर रहा है, तो उसका आत्मविश्वास बढ़ना तो व्यवहारिक है। अरे देखो माओ को क्या चिंता होती है कि उनका बेटा बिगड़ जाएगा, भले ही उनका बेटा दूसरों को बिगाड़ रहा हो, लेकिन माओ को चिंता होती है कि नहीं मेरा बेटा बिगड़ जाएगा, पता नहीं कौन सी संगत में रह रहा है, पता नहीं किसके साथ रह रहा है। हम किसी को सलाह दे रहे हैं, किसी को कह रहे हैं कि चिंता मत करो, तुम्हारा बेटा तो व्यवस्थित मनोवैज्ञानिकों के ग्रुप में रह रहा है, ऐसे बच्चों के साथ रह रहा है जो तो साइंटिस्ट है, तो ऐसे बच्चों के साथ रह रहा है, तो समूह मनोवैज्ञानिकों के समूह में काम करता है, ऐसे बच्चों के साथ काम करता है, तो उसका आत्मविश्वास बढ़ना ही है, उसको कुछ नुकसान नहीं होना है। चिंता मतलब ये चिंतन को बढ़ा देती। बालक मतलब बाल केंद्रित होती, व्यवस्थित मतलब व्यवस्थित तरीके से अध्ययन करने में मदद करती। मनोवैज्ञानिक मतलब मनोवैज्ञानिक विधि होती। समूह मतलब बच्चे में समूह की भावना को पैदा कर देती। काम मतलब की क्रियाशीलता को बढ़ाती। उसके बाद आत्मविश्वास मतलब आत्मविश्वास को बढ़ाती। व्यवहारिक मतलब व्यवहारिक होती। तो ये इसके गुण देख ले। नेक्स्ट से दोष क्या आ जाते हैं, इसके दोषों के बारे में बताया जाता है। देखो समय का दुरुपयोग होता है, बहुत सारी इकाई एक साथ जोड़ लिया तो समय का दुरुपयोग, इतने सारे लेसन हमें एक साथ पढ़ाने तो समय का दुरुपयोग। अगर टुकड़ों में होते तो हो सकता बच्चा इतना डिप्रेस्ड फील ना करे, इतनी बड़ी इकाई है तो समय का दुरुपयोग होगा, उसको पूरे को एक साथ पढ़ाएंगे। वैसे दुरुपयोग क्यों कहे, क्योंकि पढ़ा तो रहे हो ना आप, लेकिन फिर भी समय का दुरुपयोग होगा, क्योंकि बच्चा कितना सीख पा रहा है उससे ये भी तो मायने रखता है। संगठन में परेशानी हो तो पता ही नहीं चल पाता कौन से लेसन एक साथ रखने हैं, कौन से लेसन अलग अलग रखने। पद प्रयोग की समस्या हो जाती है। पद प्रयोग की समस्या वही, यानी कि कौन से पद को, कौन से लेसन के पद को साथ में रखना, कौन सा अलग रखना। पद प्रयोग की समस्या, कौन से लेसन को पहले पढ़ाए, कौन से को बाद में पढ़ाए। यांत्रिक विधि होती है, यानी बहुत रोबोटिक विधि होती है, यानी इनको साथ में पढ़ाना है तो पढ़ाना ही है, भले चाहे कुछ हो जाए, आप दूसरा लेसन लेके साथ में नहीं पढ़ा सकते। नीरस होती है, कभी कभी मन नहीं होता है उन चीजों को साथ में पढ़ाने का, फिर भी उन चीजों को हमें साथ में पढ़ाना होता है, क्योंकि हमें पढ़ाना पड़ता है। जब भी पढ़ाना पड़ता शब्द आ जाए तब हमें निरसता फील होने लगती है। उसके बाद सीमित विधि होती है। सीमित विधि कैसे होती है, आपके ज्ञान को सीमित करती है, आपको बाइंड कर देती है, आपको बांध देती है कि आपको ये फॉलो करना है। जब भी आप किसी ट्रिक की बात करते हो ना, देखो नियम हमेशा सीमित होते हैं, कितना ही बेहतरीन नियम क्यों ना हो, क्योंकि मानव नियमों के लिए नहीं बना है, नियम मानवों के लिए बने। इंसान हमेशा नियम से ऊपर ही होता है। तो ये क्या होती है, सीमित विधि होती है। जब भी कोई नियम आएगा तब सीमितता तो आ ही जाएगी, उसको मौलिकता की समाप्ति हो जाएगी। हाँ बिल्कुल, यानी आपकी मौलिकता, आपकी क्रिएटिविटी, आपकी ओरिजिनल, आपका ओरिजिनलपन इसमें नष्ट हो जाएगा। टीचर देखो जब हम अपना 100% देते ना तो हर नियम टूट जाता है, हर दायरा टूट जाता है। हम बहुत बार दायरे से बहुत ऊपर उठ जाते हैं अगर नियम टूटते हैं, और बहुत बार बहुत डाउन भी चले जाते हैं। तो देखो नियम सिर्फ सुविधा के लिए होते हैं, सिर्फ सुविधा के लिए। ये बात हम मतलब सिर्फ कहते नहीं, इस बात को थोड़ा सा फील करके देखना चाहिए कि नियम हमें हमेशा बांधते हैं। और नियम जब हम इतने इंस्पायर होते हैं कि नियमों की जरूरत ना हो, नियमों की जरूरत उनको होती है जो इंस्पायर नहीं है, सेल्फ इंटरनल मोटिवेटेड नहीं है। नियम वहां के सब टूट जाते हैं, वहां धरे के धरे रह जाते हैं जब आप इंटरनली मोटिवेटेड। सोचा तो था कि 2 चैप्टर याद करेंगे, मोटिवेशन इतना है कि आप 2 की जगह 4 याद कर गए, है ना। जो बच्चा सिर्फ नियमों में बंधा हुआ है, वैसे देखो हर चीज के अपने दायरे होते हैं, ज्यादा बात को नहीं फैलाते अपन, मतलब ज्यादा बात को मतलब ज्यादा गहराई में नहीं जाते और थोड़ा सा अपन अपने मुद्दे पे आ जाते हैं। तो यहाँ देख लेते अपन दोष क्या होते हैं। तो देखो दोष को अपन थोड़ा सा ट्रिक से याद करें तो क्या हो सकते हैं इसकी ट्रिक कि नीर सीमित यंत्र की बदौलत
तो बदौलत तो समय पर संगठन तक नहीं पहुंच पाता। फिर उसने अपनी मौलिक शक्ति पद का इस्तेमाल किया और वो पहुंच गया। हम कह रहे हैं कि दांडी यात्रा हो रही महात्मा गांधी की, तुम्हें गांधी जी को संगठन तक, गांधी जी को लोगों के ग्रुप तक पहुंचाना है, तुम्हारी ये खटारा गाड़ी कुछ काम नहीं आने वाली। तो ऐसा ही हुआ। नीर नाम का लड़का था तो सीमित यंत्र की बदौलत तो समय पर पहुंच नहीं पाता, समय पर गांधी जी पहुंच नहीं पाते अपने संगठन पे, समय पर गांधी जी लोगों से इंटरेक्ट कर ही नहीं पाते। फिर उसने अपने मौलिक पद, अपनी मौलिक शक्ति, पदों का, अपने चरणों का, अपने 2 पांवों का इस्तेमाल करा, गांधी जी को अपने कंधे पे बिठा लिया। थोड़ी सी स्टोरी अज्यूम करके चलना है, चीजें याद हो जाती बहुत बेहतरीन तरीके से, कोई प्रॉब्लम नहीं हमें चीजें अगर इस तरीके से बहुत अच्छे तरीके से याद हो रही है तो यहाँ आता है अपने कि नीर सीमित यंत्र की बदौलत आपकी जो खटारा गाड़ी ना वो तो गांधी जी को कभी संगठन तक नहीं पहुंचा पाती। तो फिर नीर ने फैसला लिया कि मैं अपने मौलिक शक्ति, मेरी मौलिक शक्ति क्या है, मेरे 2 पांव उनका इस्तेमाल करूंगा, गांधी जी को अपने कंधे पे बिठाऊंगा और दांडी यात्रा तक पहुंचा करूंगा। तो यहाँ जाते हैं नीर, मतलब ये विधि नीरस मानी जाती है। सीमित यानी विधि सीमित मानी जाती है। यंत्र ये विधि थोड़ी यांत्रिक मानी जाती है। समय यानी बहुत ज्यादा समय लेती है। संगठन यानी इसमें संगठन की परेशानी हो जाती है, संगठन कैसे करें चीजों को पता नहीं चलता। उसके बाद मौलिक आपकी मौलिकता को नष्ट कर देती। पद यानी ये पद प्रयोग की समस्या को क्रिएट कर देती है। तो ये इसके गुण दोष। तो कौन सी विधि देखी अपनों ने? अभी देखिए अपनों ने इकाई विधि। क्या क्या जानकारी देखी इकाई विधि के बारे में? सबसे पहले उसके बेसिक से कुछ परिभाषाएं देखी, इकाई विधि आखिर कहते किसे। फिर देखा हमने इकाई विधि के चरणों के बारे में देखा। देन अपनों ने देखा इकाई विधि के गुण दोष। बस परिभाषा, चरण, गुण और दोष, 4 जानकारी देखी। पी देखा, परिभाषा पी देखा, उसके बाद सी देखा, पीसी देखा, और उसके बाद गुण और दोष। पीसी गुण और दोष यानी कंप्यूटर के गुण और दोष देखी। पीसी अपने परिभाषा किस किस की देखी? परिभाषा हमने कुछ 4 व्यक्तियों की देखी थी लगभग। कौन कौन से व्यक्तियों की आपने परिभाषा देखी थी? देखो परिभाषाओं के लिए हमने क्या क्या देखा था? सबरब क्या देखा था अपनों ने? सबरब के बारे में देखा था। इससे क्या पता चलता आपने? देखो स से क्या पता गया था आपने? इससे बताने वाले व्यक्ति का नाम क्या था उसका नाम? एस के अग्रवाल। सॉरी, हाँ क्या नाम था उनका? एस के अग्रवाल। ए से बताने रिस्क, बी से बॉस। हाँ तो हमें नाम भी ध्यान रखना है चीजों का। तो अग्रवाल जी थे, वो कहते थे संगठन। उसका रिस्क किसको? एकता को देखने में रिस्क है। उसके बाद अपने बॉसिंग क्या कहते हैं? तो चेन है। उसका चरण क्या पता जाता है? चरण होते हैं अपने, देखो चरण की ट्रिक क्या थी अपनी? चरणों की ट्रिक थी। देखो अगर ट्रिक से ना याद करें और ऐसे ही ध्यान रखने की कोशिश करें तो सबसे पहले अपने वो याद जाता है। आप अन्वेषण करके प्रस्तुत कर रहे हो तो बच्चे आत्मसात अवश्य करेंगे। फिर अपने संगठन और लास्ट में संगठन और बच्चों आत्म अभिव्यक्ति भी कर देंगे। और उसके बाद अपने इसकी ये देख लिया अपनों ने, इसकी परिभाषा के बारे में देख लिया, इसके चरणों के बारे में देख लिया, इसके गुण दोष देख लेते हैं। इसको गुण बताने के लिए कौन आता है? इसके गुण बताने के लिए अब मतलब कि हमें ट्रिक को ध्यान में रखते हुए चलना है कि इसके गुण बताने के लिए कौन आता है, इसके दोष बताने के लिए कौन आता है। तो उससे क्या होंगी चीजें हमें याद रहेगी लंबे समय तक। तो देख लेते हैं अपन। चिंता मत करो, एक व्यक्ति को चिंता कर रहा था वो मतलब माँ चिंतित माँ आ जाती है गुण बताने के लिए, और यहाँ गांधी जी को नहीं पहुंचा पाते वो व्यक्ति आ जाते हैं। और हाँ यहाँ पे क्या जाते हैं? अप्पा ऐसा मत करो मुझे जाने दो, मतलब माँ पिताजी आ जाते हैं, माँ आ जाती है, और वो नीर यानी मान लो कोई उनका बेटा है वो आ जाता है। और यहाँ क्या जाता है अपने? यहाँ अपने वो रब आ जाता है, मतलब कि सब आ गए यहाँ पे। रब ईश्वर आ गया, माता जी आ गई, पिताजी आ गए, बच्चे आ गए, सब आ गए। तो अपन देख लेते हैं फटाफट से, कोई रिविजन कर लेते हैं। तो क्या देखा आपने इकाई विधि में? सबसे पहले इसकी परिभाषाओं के बारे में देखा। परिभाषा क्या जाती है? सब रब आ जाता है। स से अपने स से कौन होते हैं? ऐसे होते हैं अपने, ऐसे कौन थे अपने? ऐसे थे अपने एस के अग्रवाल, वो क्या कहते हैं? संगठन। उसका द से कौन था? रिस्क क्या कहते हैं अपने? एकता। उसके बाद हमारे ब से कौन था अपने? बॉसिंग क्या कहते हैं? तो एक चेन है। उसके बाद इसके चरण बताने के लिए कौन आता है? अप्पा जी आ जाते हैं अपने। अप्पा ऐसा मत करो, तो ऐसे अपने आत्मीकरण आ जाता है। उसके बाद पी से अपना प्रस्तुतिकरण, फिर ऐसे अपने आत्मसातीकरण, फिर अपने एस यानी संगठन। उसके बाद अपने ऐसे अपने लास्ट में अपने संगठन। उसके बाद आत्माभिव्यक्ति ये आ जाता है। और उसके गुण दोष आ जाते हैं। गुण बताने के लिए कौन आ जाते हैं? अपने माता जी आ जाती है। चिंता मत करो, आपका बेटा मनोवैज्ञानिकों के समूह में है तो आत्मविश्वास बढ़ेगा, ये ट्रिक आ जाती है। तो चिंता मतलब कि चिंतन को बढ़ाती है। और उसके बाद मनोवैज्ञानिक होती है। और उसके बाद चिंता मत करो, और क्या बताया जाता है आगे? नेक्स्ट, चिंता मत करो, आपका बेटा समूह में है तो समूह की भावना को मनोवैज्ञानिकों के। और उसके बाद आत्मविश्वास, तो आत्मविश्वास को बढ़ाती है विधि, ये सारी। उसके बाद अपने नेक्स्ट होती है इसके दोषों के बारे में। दोषों के बारे में कौन आ जाता है? एक बच्चा आ जाता है। और बच्चे को क्या कहते हैं? कि नीर अपने सीमित यंत्र की बदौलत तो कभी संगठन तक नहीं पहुंच पाता, फिर उसने अपनी मौलिक शक्ति, अपने पदों का इस्तेमाल करा। तो ये कुछ परिभाषा, ये कुछ इसके दोष आ जाते हैं। तो अपने चारों ही बातें देख ली। क्या देखनी थी? पीसी और गुण दोष, ये चारों ही बातें हमने देख ली। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं अपन अगली विधि में। अगली विधि कौन सी अपनी? अगली विधि अपनी प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि के बारे में तो बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं। प्रत्यक्ष विधि में क्या होता है? सीधे सीधे लैंग्वेज आपको पढ़ा दी जाती है, सीधे सीधे भाषा आपको पढ़ा दी जाती है। आपके और भाषा के बीच में कोई दूसरा नहीं होता है ना। सीधे आपको जो भी नई लैंग्वेज है उसको सीधा पढ़ा देंगे। तो क्या क्या पढ़ाया जाता है इसमें? यहाँ अपने इस विधि के बारे में अपन क्या क्या देखेंगे? इस विधि के गुणों के बारे में देखेंगे, इस विधि के दोषों के बारे में देखेंगे। तो गुण तो अपन बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं कि गुण क्या क्या हो सकते हैं, इसके गुण क्या क्या हो सकते हैं। कि सीधा सीख लेते
देते हैं। और ये बहुत ही मनोवैज्ञानिक तरीका है सीखने का, क्योंकि बच्चा ऐसे तो सीखता है मातृभाषा भी, लेकिन कुछ कुछ दोष भी देखेंगे इसके और कुछ बेसिक्स इन्फॉर्मेशन देखेंगे। बेसिक्स इन्फॉर्मेशन क्या है कि जैसे मातृभाषा पढ़ाते हैं ना, वैसे ठीक वैसे ही पढ़ाते। ठीक वैसे कैसे पढ़ाते मातृभाषा? सीधा बच्चे के सामने प्रैक्टिकल चीज रखो, सीधा बच्चे के सामने प्रत्यक्ष वस्तु रखो, जिससे बच्चा आराम से, और लोकोक्ति मुहावरे भी बोलते हैं ना अपन, तो सीधा बच्चे के सामने जाके बोल देते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि बच्चे को समझ आएगा कि नहीं आएगा। बच्चा सीखते 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 सुनते 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 एक दिन सीख ही जाएगा, एक दिन बोलना सीख ही जाएगा, है ना। कंटिन्यूटी का मेन से तो ये निकलता है कि आप करते 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 वो चीज सीख ही जाते हो। हाँ, तो यहाँ जाता है कि बच्चे लोकोक्तियों और मुहावरों के बारे में सीख जाता है। व्याकरण शिक्षा बोल, व्याकरण की जरूरत ही नहीं। जब आप और आपकी भाषा सीधे इंटरेक्ट कर रही है तो कहाँ जरूरत पड़ रही है आपको नियमों को आपस बीच में लाने की। नियम कब आते हैं? जब आपकी और आपकी भाषा में कोई गैप होती है, जब आप और भाषा बिल्कुल एक है तो कोई तीसरा आ ही नहीं सकता। नियम की जरूरत कहाँ है? नियमों, मैंने कहा ना, नियम और कब जरूरत पड़ती है? जब हम पूरी तरीके से हम अपना 100% किसी चीज को नहीं देते, अपना पोटेंशियल पूरा की पूरा किसी को दे रहे हो, तो आपको नियमों की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे हम मातृभाषा सीधा उसके अंदर, सीधा उसके भीतर जाके सीखते हैं, तो हमें कहाँ नियमों की जरूरत पड़ रही है? जब हम ही उसके भीतर चले गए, हम और मातृभाषा जब एक हो गए। थोड़ी सी फिलोसॉफिकल बातें हैं, चलो अपन आगे करते हैं। यहाँ बताया जाता है अपने प्रत्यक्ष विधि के बारे में। तो प्रत्यक्ष विधि के बारे में क्या बताया जाता है? तो कुछ जानकारी होती है इसमें। क्या होता है, इसमें लोकोक्ति मुहावरे अपन बहुत बेहतरीन तरीके से सीख जाते हैं। सीधा प्रत्यक्ष वस्तु हमारे सामने लाके खड़ी कर दी जाती है, और उसके बाद व्याकरण की कोई जरूरत होती नहीं, किसी तीसरे की जरूरत होती नहीं। जब हम पूरी तरीके से प्रत्यक्ष विधि को सीखते हैं तो व्याकरण की जरूरत नहीं होती है। बेसिक इन्फॉर्मेशन में बहुत अच्छे से बताती है। उसके बाद अपन गुणों दोष देख लेते हैं। गुणों दोष के बारे में क्या बताना, इसके गुणों के कौन कौन से गुण होते हैं? वार्तालाप यानी मौखिक कार्य पर बल होता है बिल्कुल। भाषा को स्वतंत्र एवं पृथक भाषा के रूप में पढ़ाया जाता है। भाषा को सेपरेटली पढ़ाया जाता है, स्वतंत्र या पृथक भाषा के रूप में पढ़ाया जाता है। मतलब भाषा को इस तरीके से पढ़ाया जाता है कि वो बिल्कुल आप ही की भाषा है। भाषा को स्वतंत्र रूप से पढ़ाते हैं, ना तो वो व्याकरण पे डिपेंडेंट होती है, ना किसी अन्य पे डिपेंडेंट होती है। मातृभाषा को सीमित कर संपूर्ण वाक्य को ही इकाई मान लिया जाता है। यानी आपकी मातृभाषा नहीं सिखाएंगे आपको, जो भाषा सिखा रहे वो आपको मातृभाषा की तरह सिखाएंगे, और आपको सीधा वाक्य से इंटरेक्ट करवाएंगे। ना वर्ण आएंगे, ना शब्द आएगा, सीधा की सीधा आपके सामने वाक्य आ जाएंगे। सीमित शब्दों के प्रयोग से शब्दावली को नियंत्रित किया जाता है। यानी सीमित शब्दों के प्रयोग से शब्दावली थोड़ी नियंत्रित हो जाती है। इससे क्या होता है कि बच्चों के सामने सारे शब्द तो रखे नहीं जा सकते इस तरीके से। बहुत सारे बच्चे समझ नहीं पाएंगे, बहुत सारे जो शब्द बच्चे समझ नहीं पाएंगे, तो कुछ सीमित शब्दावली सीखेंगे पहले। तो सीमित शब्दों के प्रयोग से शब्दावली को नियंत्रित किया जाता है। देखो, आप डिक्शनरी लेके शब्दावली पढ़ने बैठोगे और आप प्रत्यक्ष विधि के माध्यम से शब्दावली पढ़ने को बैठोगे, दोनों में से कौन सा तरीका ज्यादा अच्छा है? प्रत्यक्ष का। हाँ, प्रत्यक्ष में आप इतना जल्दी नहीं सीख पाओगे, लेकिन जब भी सीखोगे आपको चीजें बहुत अच्छे तरीके से याद होगी। तो सीमित शब्दों के प्रयोग से शब्दावली को नियंत्रित किया जाता है। ये इसका गुण, ये इसका वैसे दोष नहीं है। लंबे समय में आपको वो बहुत सारे शब्द सिखा देगी। व्याकरण अनुवाद प्रणाली के दोष स्वतः दूर हो जाते हैं। आपको व्याकरण का अनुवाद करने की जरूरत होती ही नहीं। उसके गुण क्या होते हैं? आपको सीमित शब्दों के प्रयोग से शब्दावली को नियंत्रित किया जाता है। देखो, ये मैंने गुणों में लिखा हुआ है, इसका मतलब शब्दावली को नियंत्रित किया जाता है ये नहीं होगा, बल्कि शब्दावली आपकी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इससे शब्दावली इंटरेक्शन से बहुत बढ़ जाती है। तो ये मान के चलना आप लोगों को। यहाँ अनुवाद प्रणाली के दोष स्वतः दूर हो जाते हैं। आपको अनुवाद करना ही नहीं होता है। अनुवाद में बहुत सारी समस्याएं आ जाती है, वो समस्या आती ही नहीं। जब बच्चा सीधा सीख रहा है तो वहाँ अनुवाद में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और यहाँ व्याकरण की सहायता नहीं ली जाती। सुनने और बोलने को पर्याप्त अवसर दिया जाता है। सुनो बोलो, यही तो काम होता है इसमें। टीचर को सुनो और बोलो, जिसको भाषा आती है उसको सुनो और बोलो। उसके बाद ध्वनियों और उच्चारणों को सहज सिखा दिया जाता है। यानी बच्चों को बार बार नहीं कहना पड़ता कि शुद्ध बोलो, शुद्ध बोलो, शुद्ध बोलो, शुद्ध बोलो। बच्चा सीधा शुद्ध बोलना ही सीखता है अगर शुद्ध सुन रहा है तो। और उसके बाद अनार और ई का चित्र और प्रत्यक्ष। कोशिश करेंगे कि आपको जो भी सिखा रहे हर चीज आपको प्रत्यक्ष तरीके से सिखाएंगे। अगर आपको अनार का बोलना सिखा रहे, इमली का बोलना सिखा रहे, एक का बोलना सिखा रहे, जो भी सिखा रहे, टीचर हमेशा कोशिश करेगा आपको प्रत्यक्ष चीज ला के दे, क्योंकि प्रत्यक्ष है तो इसमें हर चीज प्रत्यक्ष होती है। तो लगभग प्रत्यक्ष करने की कोशिश करी जाती है। तो इस प्रत्यक्ष देखिए गुणों को, ये इतने सारे गुण तो देख लिए हमने, ये सारे बिखरे बिखरे गुण है। तो आपको कैसे कंबाइन तरीके से कैसे एक साथ याद आएंगे? ट्रिक से एक साथ याद आएंगे। क्या कि मौखिक कार्य के दौरान वाक्य स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्त करने चाहिए। जब भी आप बोलो ना, किसके सामने आप बोलो, खुल के बोलो, अपने अंदर की सारी बातें बताओ। मौखिक कार्य के दौरान जब भी बोलो, जब भी कुछ करो तो खुल के करो। मौखिक कार्य के दौरान वाक्य स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्त करने चाहिए। जब आप वाक्य स्वतंत्र रूप से अपने अंदर से उन्मुक्त होकर बोलो, अभिव्यक्त करने चाहिए। यहाँ क्या जाता है, उच्चारण हेतु शब्दावली का अनुवाद व्याकरण से किया जाना चाहिए। उच्चारण मतलब मान लो भाषण वगैरह दे रहे हो आप कहीं पे, तो भाषण वगैरह दे रहे हो तो शब्दावली का वहां पे जो आप शब्द लोगे ना, तो प्रॉपर व्याकरण से किया जाना चाहिए। मतलब प्रॉपर व्याकरण के शब्द होने चाहिए, बहुत घड़े हुए शब्द होने चाहिए, बहुत व्यवस्थित शब्द होने चाहिए। क्योंकि आप किसी संस्थान में भाषण वगैरह दे रहे हो, सिर्फ घर पे किसी से बातचीत नहीं कर रहे हो, कक्षा में किसी से बातचीत नहीं कर रहे हो, अपने फ्रेंड सर्कल में बातचीत नहीं कर रहे हो, तो उसको व्याकरण है तो शब्दावली का अनुवाद व्याकरण से किया जाना चाहिए। तो ये दोनों ट्रिक देख ली कि जब भी बोलो तो उन्मुक्त होकर बोलो, और व्याकरण अनुवाद का काम
जब भी हमें उच्चारण हेतु, जब भी हमें कहीं बोलने की जरूरत हो, उच्चारण करने की जरूरत हो, तो शब्दावली के जो अनुवाद का काम है वो व्याकरण में देख के करेंगे अपन। तो क्या आ जाता है, मौखिक मतलब कि मौखिक कार्य को बढ़ावा देती है। वाक्य, इसकी इकाई वाक्य होते हैं। स्वतंत्र मतलब कि एक स्वतंत्र तरीके से सीखी जाती है। अभिव्यक्ति मतलब अभिव्यक्ति बहुत ज्यादा मौके देती है। उच्चारण मतलब आपके उच्चारण को बहुत शुद्ध बना देती है। शब्दावली आपकी शब्दावली के दायरे को बहुत बढ़ा देती है, शब्दावली के दायरे को बढ़ा देती है। उसके बाद अनुवाद, अनुवाद की कोई जरूरत नहीं होती इसमें। व्याकरण, व्याकरण की कोई जरूरत नहीं होती। तो इसमें हम लोगों ने ये सारी परिभाषा देखी। उसके बाद इसके दोषों के लिए कौन आता है, दोषों के लिए बताया जाता है कि सीमित शब्दावली का ज्ञान कराती है। इसके दोष क्या है कि कुछ एक शब्द आपको पता चल जाते हैं। देखो गुण इसके बिल्कुल एंटी, आप मानना है इनका कि बहुत सारे शब्द पता चल जाते हैं, शब्दावली को नियंत्रित किया जाता है। सीमित शब्दों के अच्छा, अब मैं आई गेट इट, अब थोड़ा मेरे को थोड़ा ज्यादा क्लियर हुआ। देखो मुझे लग रहा है कि इसका मीन्स यहाँ ही बताया जा रहा है कि आपको इतने सारे शब्द याद करने की जरूरत नहीं होती। जैसे आपके सामने डिक्शनरी रखी तो आपको वो सारे शब्द याद करने की जरूरत है ही नहीं। किसी नई भाषा को सीखने के लिए आपको कुछ एक शब्द सीखने हैं, खाली मात्र 1000 2000 वो जो बार बार रिपीट हो रहे हो उन शब्दों को सीखना है। जब वो शब्द आप सीख जाओगे तो आपको जरूरत कहाँ है उन अनावश्यक चीजों को समझने की। तो शब्दावली को सीमित कर दिया, और ये सीमित शब्द आपके सामने जब बार 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 आएंगे तो ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएंगे। तो शब्दावली को नियंत्रित किया जाता है। इतने बड़े महासागर जैसी शब्दावली को आपको कुछ लिमिटेड शब्दों में सिखा दिया जाता है, कुछ इतने से शब्दों में बता दिया जाता है। तो यहाँ पे सीमित शब्दावली का ज्ञान होता है। तो क्या करेंगे अपन, वो सारे शब्द सीख के जो यूज में नहीं आते, तो ये तो अच्छी बात होगी। फिर चलो दोष में देख लेते हैं, सीमित शब्दों का ज्ञान करा जाता है। कई शब्दों की प्रत्यक्ष व्याख्या नहीं हो सकती, नहीं दिखा सकते अपन गुस्से को, नहीं दिखा सकते अपन प्यार को, नहीं दिखा सकते अपन सहानुभूति को किसी कंक्रीट चीजों के माध्यम से नहीं दिखा सकते ना। कैसे दिखाओगे, आप बता दो कि एल वी लव, तो इसको एक्सप्रेस कैसे करोगे, ये तो शब्द है। हेट, HAT हेट, घृणा करना, HAT सॉरी, यहाँ पे अपने सैड, SAD सैड के बारे में बता दिया जाता है। तो कैसे दिखाओगे, इन शब्दों को लिख दोगे आप, लेकिन इनकी फीलिंग को नहीं बता पाओगे। तो कई शब्द की प्रत्यक्ष व्याख्या नहीं हो सकती, भावनात्मक संज्ञाओं की व्याख्या नहीं हो सकती। फीलिंग, इमोशन, आपकी भावनाएं और आपकी जो एहसास वगैरह होते हैं ना, उनको आप नहीं बता पाओगे। उसको वाक्य संरचना का पर्याप्त ज्ञान, वाक्य के पूरे फॉर्मेशन का, वाक्य संरचना का पर्याप्त ज्ञान नहीं हो पाता है। बच्चा जो बोल बोल के सीखता है ना, तो इतने अरेंज, इतने व्यवस्थित तरीके से नहीं सीख पाता जितना कि वो ग्रामर के तरीके से सीख पाएगा, जितना अपन व्यवस्थित तरीके से ग्रामर पढ़ाएंगे। लेकिन देखो मायने, वो व्यवस्था कुछ मायने नहीं रखती, क्योंकि वो बहुत आपको यांत्रिक बना देती। फिर भी कहते हैं कि इसमें वाक्य संरचना का पर्याप्त ज्ञान नहीं हो पाता। उसके बाद आपको हाँ ये नहीं पता चलता है कि इस वाक्य में कौन सी संज्ञा है, कौन से सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, कौन से अव्यय का प्रयोग हुआ है, कौन सी क्रिया का प्रयोग हुआ है, तो क्या फर्क पड़ता है। लेकिन आपको वाक्य संरचना नहीं पता, लेकिन आपको वाक्य सीधा बोलना आ गया। प्रश्नोत्तर से कुछ वाक्य तो बता दिए जाते हैं, लेकिन सभी वाक्य नहीं पता चलते। हाँ, आपको बहुत सारे वाक्य जो कभी इस्तेमाल में ही नहीं आते, वो आपको बोलना नहीं आते, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे। लेकिन फिर भी आपको प्रश्नोत्तर से कुछ वाक्य बता दिए जाते हैं और सभी वाक्य आपको नहीं पता चलते। लेखन वाचन गुण हो जाता है। आप लिखते नहीं हो, आप पढ़ते नहीं हो, आप क्या करते हो, सिर्फ और सिर्फ सुनते हो और बोलते हो, सुनते और बोलते हो। ये विधि आपको भाषा सिखा देती, ये विधि आपको भाषा सिखा देती कहा जाता है। ये विधि आपको भाषा पढ़ाना नहीं सिखाती, क्योंकि बच्चों को वो भाषा पढ़ानी थोड़ी ना, तो वो लिखना सीखेगा। बच्चों को ये भाषा पढ़ानी थोड़ी ना, जो पढ़ना सीखेगा उस भाषा को। आपको ये भाषा सिखाती। भाषा का जो मेन थीम होता है, आपके विचारों को एक्सप्रेस करने की क्षमता, ये आपको दे देगी। आपको व्याकरण ज्ञान नहीं देगी, आपको ये नहीं बताएगी कि ये वाक्य शुद्ध है अशुद्ध है, बस आपको एक्सप्रेस करने के बारे में बता देगी। लेखन और वाचन को गौण कर देती है। आपको लिखना नहीं आता, आपको व्यवस्थित तरीके से पढ़ना नहीं आता, बहुत सारे कठिन शब्द आपको नहीं आते। लेखन या व्याकरण का ज्ञान रह जाता है। उतने अच्छे से नहीं लिख पाते हो जितने अच्छे तरीके से एक व्यवस्थित जो जिसने भाषा को ग्रामेटिकल तरीके से पढ़ा है वो लिख पाएगा। उसके बाद व्याकरण का ज्ञान रह जाता है। व्याकरण का ज्ञान तो वैसे ही बहुत बैकग्राउंड में रह जाता है। इसके दोष क्या होते हैं, इनको ट्रिक के थ्रू देख लेते हैं। संज्ञा ने व्याकरण पढ़ने लिखने का काम छोड़ दिया। कोई लड़की है संज्ञा नाम की, उसने व्याकरण पढ़ने लिखने का काम तो छोड़ दिया है, शब्दावली या फिर वाक्य रचना की व्याख्या का काम अपना लिया उसने। शब्दों का और वाक्य की फॉर्मेशन का, इनको बनाने का, यानी कि मान लो शायरी करने का, शब्दों और वाक्यों को संरचना करना मतलब शायरी की व्याख्या करने का काम कर लिया, शायरी की व्याख्या करने का काम कर लिया। हमें चीजों को याद रखना है। हमारा पर्पस क्या है, चीजों को ज्यादा से ज्यादा हमारे माइंड में होल्ड कर पाना, कॉपी में रजिस्टर में नहीं। तो संज्ञा मतलब कि ये बहुत सारी संज्ञा को ज्ञान नहीं करवा पाती। व्याकरण मतलब कि व्याकरण से बहुत दूर होती। पढ़ने लिखना मतलब कि पढ़ने और लिखने को नेग्लेक्ट करते हैं इसमें छोड़कर। शब्दावली मतलब कि शब्दावली सीमित शब्द, थोड़ी सी शब्दावली का ज्ञान होता है हाँ, पर इतनी जरूरी थी हमारे लिए, शब्दावली का ज्ञान होता है। वाक्य संरचना मतलब कि वाक्य के फॉर्मेशन के बारे में आपको जानकारी नहीं होती है, उससे देखिए कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। उसको व्याख्या मतलब कि व्याख्या का काम करना, यानी वाक्य से व्याख्या से क्या है यहाँ पे प्रत्यक्ष व्याख्या। हाँ, मतलब कि कई शब्दों की व्याख्या नहीं कर पाएगी, कोई मायने नहीं रखता। जिन शब्दों की कर पाएगी वो अपन बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे। इसकी कमियां भी है, कुछ अच्छाइयां भी, लेकिन ये विधि देखो तो अच्छी है। ओवरऑल देखो तो विधि बहुत अच्छी मानी जाती है भाषा को सिखाने की। तभी तो अपन इसके माध्यम से सीख रहे हैं।
प्रत्यक्ष मतलब प्रत्यक्ष व्याख्या नहीं करवाती। तो प्रत्यक्ष विधि के बारे में हमने क्या देखा, क्या क्या देखा, प्रत्यक्ष विधि के बारे में हमने देखा। देखो प्रत्यक्ष विधि को दिखाने के लिए, बताने के लिए कौन आ जाते हैं यहाँ पे, यहाँ आ जाते हैं ना अपने कुछ नसीहतें आती है, कुछ सलाह आती है कि जब भी बोलो खुल के बोलो। यहाँ बताया जाता है कि जब भी आप भाषण देने जाओ तो व्यवस्थित तरीके से ग्रामर चेक कर लो। यहाँ आ जाता है कि किसी ने कुछ काम छोड़ दिया है ना, तो ये बताया जाता है। प्रत्यक्ष विधि के बारे में क्या देखा अपनों ने, प्रत्यक्ष विधि के बारे में अपनों ने देखा सबसे पहले इसकी कुछ बेसिक जानकारी देखी। प्रत्यक्ष विधि मातृभाषा जैसे पढ़ते हैं, ठीक है, हमें वैसी ही चीजों को पढ़ना चाहिए। कैसे कैसे पढ़ते बताओ तो सही हमें। तो हमें प्रत्येक चीजों को हमें बिल्कुल कंक्रीट तरीके से बच्चों को सामने लाना चाहिए। बच्चों को व्याकरण तो बिल्कुल नहीं सिखानी चाहिए, और बच्चों को सीधा लोकोक्ति या मुहावरे सिखा दो। तो तीन चीजें बतानी चाहिए। और नेक्स्ट बताया जाता है इसके गुणों और दोषों के बारे में। इसके गुणों के बारे में दो सलाहें आ जाती, दो सलाह आ जाती। क्या क्या सलाह आ जाती कि जब भी आप बोलो तो खुल के बोलो। तो यहाँ आ जाता अपने कि मौखिक अभिव्यक्ति स्वतंत्र रूप से मौखिक अभिव्यक्ति स्वतंत्र रूप से, मौखिक कार्य और मौखिक कार्य के दौरान वाक्य स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्त। मौखिक कार्य के दौरान क्या करना चाहिए आपको, जब शब्द वाक्य बोलने का मौका है तब स्वतंत्र रूप से बोलो। तो मौखिक कार्य के दौरान वाक्य स्वतंत्र रूप से बोलने चाहिए। और उसके बाद एक और क्या जाता है कि उच्चारण करना हो आपको, तो जब भी उच्चारण करो तो आपकी शब्दावली का अनुवाद व्याकरण में देख के करना। तो जब भी उच्चारण करो, जब भी बोलो तो शब्दावली का अनुवाद व्याकरण में देख के करना। और पहला आपने बताया कि मौखिक कार्य में अपने वाक्यों को स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्त करो। तो मौखिक कार्य को बढ़ावा देती है। उसके बाद हमारे वाक्य को क्या मानी जाती है, स्वतंत्र, ये स्वतंत्र होती है विधि पूरी तरीके से। और उसके बाद नीचे की तरफ बताया जाता है कि अपने मौखिक जब भी हम बोलने का उच्चारण का मौका है तो हमें क्या करना चाहिए कि अनुवाद, वाक्यों का अनुवाद, शब्दावली का अनुवाद व्याकरण को देख के करो। तो अपने उच्चारण मतलब उच्चारण को शुद्ध कर देती है। शब्दावली सीमित शब्दावली सिखा देती है आपको। और उसके बाद अपने शब्दावली को कहाँ देख के बोलना है आपको, तो शब्दावली को व्याकरण में देख के अनुवाद करना। मतलब अनुवाद को बिल्कुल महत्व नहीं देती, और अनुवाद में देख के शब्दावली को उच्चारण करो। तो अपने शब्दों का अनुवाद व्याकरण के अकॉर्डिंग करो। तो शब्दों का अनुवाद, उसके बाद व्याकरण मतलब कि आपकी ग्रामर को महत्व नहीं देती। अनुवाद मतलब इसने अनुवाद के दायरे को सभी को तोड़ दिया जाता है। मतलब अनुवाद का, इसमें जो भी अनुवाद की त्रुटियां पाई जाती है वो सभी निजात हो जाती है, उन सभी का निदान हो जाता है, सभी दूर हो जाती है। तो ये अपने देख लिया। उसके बाद दोषों के बारे में क्या देखा, दोषों के बारे में एक संज्ञा नाम की लड़की आ जाती, वो क्या कहती है, उसने पढ़ने लिखने का काम तो छोड़ दिया। नेक्स्ट क्या काम करने लगी वो अपने ये शायरी का काम करने लगी। मतलब अपने वाक्य है, उस पर शब्द है, इनकी व्याख्या करने का काम कर लेंगे। मतलब संज्ञा नहीं कर, ये जो सारे शब्द हैं ये इसके बारे में बता देंगे। अब शब्दों को तो अपन एक्सप्लेन पहले कर ही चुके हैं, तो ये बता दिया जाता है प्रत्यक्ष विधि के बारे में। उसके बाद बताया जाता है व्याकरण अनुवाद विधि के बारे में। देखो व्याकरण अनुवाद विधि के बारे में क्या क्या जानकारी बतानी है हमें। तो व्याकरण अनुवाद की विधि में हम देखेंगे, देखो कुछ बेसिक से जानकारी देखेंगे। क्या क्या देखेंगे अपन, व्याकरण अनुवाद विधि बहुत छोटी सी क्या है विधि कि व्याकरण अनुवाद में क्या करते हैं। देखो इन्फॉर्मेशन इसके बारे में तो हमें पहले से पता है कि व्याकरण में क्या करते हैं, कोई भी नई भाषा सीखनी, बस व्याकरण को मद्देनजर रख लो। व्याकरण लेंगे, उसका लाइन टू लाइन ट्रांसक्रिप्शन करना सीखेंगे। तो देखो अभी इस विधि के बारे में देख लेते हैं। तो इस विधि में क्या होता है कि मातृभाषा में अनुवाद करके, जो आपको भाषा आती है उसमें अनुवाद करके आपको भाषा सिखाई जाती है। उसको लोकोक्तियों वो शब्दों का ज्ञान बड़ी सरलता से हो जाता है। बड़ी सरलता से आपको ट्रांसलेशन अनुवाद कर करके सिखाने चीजें, तो आपको चीजें याद हो जाती हैं। उसके बाद वाचन पर अधिक बल दिया जाता है, केवल व्याकरण, वाचन पर अधिक बल नहीं दिया जाता है। केवल व्याकरण सिखाने पर आपको आता ही नहीं बोलना, जो भाषा का मेन पर्पस था आपको बोलना सिखाना, वो नहीं आता है आपको, लेकिन आपको व्याकरण आ जाती है। उसके बाद सम्यक ज्ञान, आपको दोनों भाषाओं का सम्यक ज्ञान होता है, थोड़ा इसका भी हो रहा है, थोड़ा इसका भी हो रहा है। उसके बाद सदा ध्यान, लेकिन आपका ध्यान, इसके दोष, हाँ देखो ये जो अपन नीचे देखेंगे ना तो वो इनके दोष है। यानी थोड़ा सा अपन बेसिक से इंट्रो देखेंगे, उसके बाद इसके दोषों के बारे में देखेंगे। जो अपन देखा ना कि पूरा ध्यान व्याकरण पर रहता है, आपको बोलना तो आता ही नहीं। उसके बाद नेक्स्ट इसमें पूरा ध्यान बच्चे का अपने जो लैंग्वेज उसको आती है उस पर जाता है, जो नहीं आ रहा है उस पर नहीं जाता है। उसके बाद नवीन भाषा की, और जो स्वाभाविकता थी नवीन भाषा की, जो ओरिजिनलिटी थी नवीन भाषा की, वो खत्म हो जाती है। सबसे बड़ी बात, आपको भाषा को उसी में उतर के सीखना चाहिए, वो आपने बिल्कुल नष्ट कर दिया। आपने बोलने पर ध्यान नहीं दिया जो देना चाहिए था, तो व्यवहारिकता पूरी नष्ट हो गई नई भाषा की। आपने सिर्फ और सिर्फ व्याकरण पर ध्यान दिया, तो ये इसकी अवगुण आते। सिर्फ और सिर्फ व्याकरण पर ध्यान दिया तो बच्चा तो वैसे ही नहीं ध्यान देगा व्याकरण पर, बच्चा तो उसी पर ध्यान देगा जो व्यवहारिक हो। मतलब मातृभाषा अगर इस्तेमाल करो तो मातृभाषा पर ध्यान देगा। और तो इसको अपन ट्रिक के थ्रू देख लेते क्या क्या इसके अवगुण है। देखो माँ की वाचन स्वाभाविकता व्याकरण के कारण नष्ट हो गई। बेचारी माँ कुछ अच्छा सा आपके सामने लिख के लेके आई थी कि देखो मैंने आज कुछ लिखा है, अपनी अभिव्यक्ति, मैंने अपने विचारों को अभिव्यक्त करा है, कुछ कहानी शायरी कुछ करी, मेरा मन हो रहा था, तो आपने ये बता दिया इसमें ये गलत है, इसमें ये गलत है, आपके व्याकरण में ये गलत है, ये गलत है। तो माँ की वाचन की जो स्वाभाविकता थी वो पूरी नष्ट हो गई। माँ मतलब मातृभाषा को ध्यान चला जाता है, स्वाभाविक होती है। उसके बाद
माँ की जो वाचन अभिव्यक्ति थी वो नष्ट हो गई। तो माँ से मतलब मातृभाषा, मातृभाषा और वाचन यानी कि वाचन पे ज्यादा जोर देती, वाचन पे तो जोर देती ही नहीं है, तो मातृभाषा पद बच्चे का ध्यान चला जाता है, वाचन में बिल्कुल जोर नहीं देती, और उसके बाद स्वाभाविकता नष्ट हो गई, माँ के वाचन की स्वाभाविकता नष्ट हो गई, मतलब वाचन पर ज्यादा बल नहीं दिया जाता इसमें। तो कुछ बेसिक से बारे में होते हैं, इसके दोष होते हैं। उसके बाद कुछ थोड़ी सी जानकारी क्या होती है कि इसमें होता क्या आखिरकार पता तो चले। तो व्याकरण अनुवाद में मातृभाषा के थ्रू आपको नई भाषा सिखाने की कोशिश करी जाती है, सिर्फ और सिर्फ व्याकरण में बल दिया जाता है। तो क्या था, मातृभाषा में अनुवाद करके चीजों को। और दूसरी बात देखो, एक दूसरी बात इसमें ये होती है कि दोनों ही भाषा के बारे में पता चल जाता है। उसके बाद हमारे लोकोक्तियों वो शब्दों का ज्ञान बड़ी सरलता से हो जाता है। तो यहाँ अपने थोड़ी सी एक्स्ट्रा तीन जानकारी थी क्या, कि अपने लोकोक्तियों मुहावरों का ज्ञान अच्छे से हो जाता है, मतलब कि थोड़ी सी कुछ देखो दोष तो अपनों ने देख लिए। इसमें दोष क्या देखे अपनों ने, कि माँ की वाचन की स्वाभाविकता नष्ट हो जाती है, माँ की वाचन की स्वाभाविकता नष्ट हो जाती है, मतलब मातृभाषा, वाचन और उसके बाद अपने स्वाभाविक, ये तीन देख लिए। अब इसके बारे में कुछ बेसिक सा पता तो होना चाहिए, ये विधि है क्या, तो इसके बारे में बेसिक सी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। व्याकरण, लोकोक्तियां, व्याकरण और उसके बाद क्या क्या इसकी विशेषताएं यहाँ जाते अपने की मातृभाषा, लोकोक्तियां और सम्यक। देखो माँ ने लोगों को सम्यक, माँ ने ही तो लोगों को सम्यक ज्ञान दिया, माँ ने ही तो इस दुनिया में आने के बाद हमें सबसे पहला ज्ञान दिया। मतलब माँ से अपनी मातृभाषा, उसके बाद लोकोक्ति मुहावरों का बहुत अच्छा ज्ञान हो जाता है, उसके बाद सम्यक यानी कि दोनों ही भाषा को सम्यक ज्ञान हो जाता है। तो यहाँ अपने माँ के बारे में जिक्र था तो उन्होंने देख लिया। तो व्याकरण विधि के बारे में क्या देखा, व्याकरण विधि के बारे में उन्होंने देखा कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देखी। यहाँ ज्यादा अपने माँ की वाचन स्वाभाविकता नष्ट हो गई, उसके बाद माँ ने ही तो लोकोक्ति यानी लोक का इस पूरे संसार का सम्यक ज्ञान दिया हमें। तो मातृभाषा को मातृभाषा के थ्रू पढ़ाया जाता है, लोक मतलब लोकोक्तियां मुहावरे, उसको सम्यक ज्ञान दिया, मतलब कि इसमें दोनों ही भाषा को सम्यक ज्ञान हमें हो जाता है। तो ये इसमें व्याकरण विधि अनुवाद विधि हो गई, व्याकरण विधि हो गई। अब द्विभाषा विधि क्या होती है, द्विभाषा विधि तो अपन बहुत ही बेहतरीन तरीके से जानते हैं। क्या होती है द्विभाषा विधि, इसमें क्या किया जाता है कि आपको जो भाषा सिखानी है और आपको जो भाषा आती है, इन दोनों ही भाषा को इस्तेमाल करेंगे आपको भाषा सिखाने के लिए। जो भाषा आपको आती है, जो भाषा आपको नहीं आती, इन दोनों ही भाषा को इस्तेमाल करेंगे आपको नई भाषा सिखाने के लिए। आपको जो भाषा आती है उस भाषा को बीच बीच में इस्तेमाल करते जाएंगे, आपको जो भाषा नहीं आती उस भाषा को तो बोलना ही सही। देखो ये बेसिकली है तो प्रत्यक्ष विधि ही, लेकिन प्रत्यक्ष विधि में क्या होता है, आपको चाहे आए ना आए चीजें, हम तो जो नई भाषा सिखा रहे हैं उसी में बोलेंगे। लेकिन ये इतनी रिजिड नहीं होती, जो द्विभाषा विधि होती है ये इतनी रिजिड नहीं होती। इसमें क्या किया जाता है, आपको कुछ चीज पता है, आपको कुछ चीज नहीं पता, नई भाषा के कुछ मीनिंग आपको पता है और नई भाषा के कुछ मीनिंग जो आपको बिल्कुल नहीं आते वो आपकी भाषा में बोल देंगे, ताकि आप चीजें जल्दी से गेन कर लो। बच्चे को कहा टेक आम, आपने कहा टेक मैंगो, बच्चे को टेक नहीं पता, बच्चे को मैंगो नहीं पता, क्या मतलब आपको ऐसा बोलने का, ये इनका मानना है ना, ये इनका मानना है। तो ये क्या करते हैं, चलो आपको इतना तो पता है कि आम और मैंगो ले लो, मैंगो ले लो, इतना तो पता है, आपको पता है मैंगो मतलब आम होता है, बस आपको लेने का नहीं पता, तो आपने लेने को हिंदी में बोल दिया। तो इस तरीके से आपने क्या कहा, मैंगो और ले लो, दोनों भाषा को कंबाइन कर दिया। तो इससे दोनों भाषा को कॉम्बिनेशन तो बन गया, लेकिन चीजें साथ ही साथ आपको आने के पथ पर आ गई, यानी अब चीजें आपको थोड़ी थोड़ी आने लगेगी। यानी कि मैंगो यानी आम और ले लो, इस तरीके से कह दिया, यानी मैंगो ले लो, दोनों भाषा को प्रयोग कर लिया। तो ये भाषा कुछ इस तरीके की होती है। क्या जानकारी, मातृभाषा और विदेशी भाषा दोनों के प्रयोग से विदेशी भाषा सिखाते हैं। यानी टेक आम, हर शब्द का अनुवाद, इसमें टेक आम कहते हैं, मतलब इसमें हर शब्द का अनुवाद नहीं कहते, जो आपको नहीं आ रहा है, बहुत ज्यादा क्लिष्ट है, उसका अनुवाद किया जाता है। केवल वे शब्द मातृभाषा में जिनको बच्चा सिर्फ मातृभाषा में जानता है। द्विभाषा विधि का प्रयोग विदेशी भाषा पढ़ाने, ये जो विधि होती है ना, ये विदेशी भाषा पढ़ाने में बहुत ज्यादा मायने रखती है, क्योंकि आपको विदेशी भाषा के ही तो शब्द नहीं आते। तो अपन फिर क्या करते हैं कि उन शब्दों को जो शब्द हमें आते हैं वो शब्द तो अपन सीधा सीधा बोल लेते हैं, जो हमें बिल्कुल नहीं आते उन शब्दों को अपन मातृभाषा में ही बोलते हैं। उसके बाद सैनिक विधि, देखो इसमें कुछ देखना ही नहीं, सैनिक विधि में क्या होता है, सीधा बुलवाया जाता है, जैसे आपने बुलवाया जाता है। अमेरिका में ऐसे ही कुछ द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, बहुत सारे सैनिकों को नई लैंग्वेज सिखानी थी, इसी विधि का उपयोग करा, तो ये सैनिक विधि इसका नाम पड़ गया। तो वार्तालाप पर अधिक, यानी ज्यादा से ज्यादा आपके कन्वर्सेशन पर अधिक बल दिया जाता है, लेखन पर कम बल दिया जाता है। थोड़ा सा इसमें बताएं तो लिखना बिल्कुल नेग्लेक्ट रहता है, इनको सोल्जर को लिखने से कोई मतलब था ही नहीं, जो पर्पस था इनका भाषा सीखना वो पूरा हो गया, बस तो हो गई हमारी सैनिक विधि। उसके बाद ध्वन्यात्मक विधि, ध्वन्यात्मक विधि क्या होती, नाम से ही तो सब कुछ पता चल रहा है क्या होती है। इसमें ध्वनि को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ आपको साउंड को ध्यान रखना। आपको एक वर्ड देंगे, एक शब्द देंगे, यानी ध्वनि विज्ञान पर सर्वाधिक बल, प्रत्येक अक्षर वर्ण, यानी आपको हर एक शब्द की जैसे क, ख, ग, घ, हर एक वर्ण की ध्वनि से बहुत बेहतरीन तरीके से अवगत कराया जाएगा। आपको क 10 बार बोलने का कहेंगे, लेकिन आपको क आना चाहिए। तो यहाँ पे अक्षर की
ध्वनि पृथक से सिखाई जाती है। ऐसा नहीं कि आपको क म ल दे दिया तो कमल के साथ आप क की ध्वनि सीख जाओ, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं। आपको क को सेपरेटली सिखाया जाएगा, क को अलग से बोलना सिखाया जाएगा। क क क क क क 10 बार बोलो, लेकिन बहुत अच्छे से बोलो, सीखो। उसको ध्वनि पर बल देने से बोलना और लिखना आ जाता है। आप बार बार बोलते हो तो आपको लिखना आपको क्या आ जाता है, बोलना तो आ ही जाएगा। फिर जब कोई चीज आप व्यवस्थित तरीके से बोल पा रहे हो, मान लो आपने क बोला, ख बोला, ग बोला, अगर आप चीज को बहुत एक स्टेप आपने बहुत व्यवस्थित तरीके से कर लिया ना, तो उसको नेक्स्ट स्टेप बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगा। अगर आपको चीज याद करनी थी, फिर आपको लिखनी थी, आपने याद ही व्यवस्थित तरीके से नहीं कराया तो आप लिख भी नहीं पाओगे व्यवस्थित तरीके से। आपने याद बहुत अच्छे तरीके से कर लिया तो आप बहुत अच्छे तरीके से लिख पाओगे। मतलब कि आपने यहाँ पे सुनना, आपने यहाँ पे क्या कर लिया, यहाँ पे बोलना, आपने बोलना बहुत अच्छे तरीके से कर लिया, तो बोलने से रिलेटेड क्या है, आपका लिखना। तो आपको चीजें बहुत व्यवस्थित तरीके से बोलना आ गई, बिल्कुल सेपरेट। इसकी ध्वनि आपके माइंड में बिल्कुल सेपरेट बन गई, इसकी ध्वनि आपके माइंड में बिल्कुल सेपरेट बन गई। अब कोई ख कहेगा तो आप कभी क के दायरे में नहीं जाओगे, कोई कभी क कहेगा तो आप कभी ख के दायरे में नहीं जाओगे। जब दायरे इतने अलग हो गए तो क्या लिखना आप बेहतरीन तरीके से नहीं सीखोगे? बताओ, सीखोगे ना? तो आप इसमें बोलना और लिखना बहुत अच्छे तरीके से सीख जाते हैं। अर्थ की अपेक्षा अर्थों पर ध्यान नहीं होता है शब्दों के, सबसे पहले इस पर ध्वनि पर ध्यान होता है। शब्द सबसे पहले आप बताओ, जब आपने सबसे पहले कमल शब्द बोलना, क शब्द बोलना सीखा था, पता था क क्या है? वैसे क अपने आप में निरर्थक ही तो है, ख क्या है अपने आप में निरर्थक साउंड, ग क्या है अपने आप में निरर्थक साउंड, और म क्या है निरर्थक साउंड, ल क्या है निरर्थक साउंड। लेकिन कमल बन गया, फिर तो सार्थक हो गया, फिर उसका मीन्स निकल गया। फिर कोई ऐसी आकृति जो कुछ इस तरीके की हो गई, कुछ इस तरीके की पानी में उगेगी, वही तो कमल है। तो यहाँ पे ध्वनि पर, अर्थ की अपेक्षा ध्वनि पर ज्यादा दिया जाता है। एक साथ बोले, ये ध्वनि पूरी ध्वनि को सेंटर रखती है। जो एक जैसे शब्द है ना, उनको बच्चों को साथ में गेन करवा दिया जाता है कि बच्चे क्या करते हैं, वो सारे शब्द एक साथ सीख लेते हैं। जैसे कि गर्म है, नर्म है, मर्म है, तो बच्चे एक शब्द सीख रहे हैं तो उनको ये भी पता चल गया, ये भी पता चल गया, ये भी पता चल गया, 1 2 3 4, इस तरीके से बच्चे ने 4 शब्द सीख लिए। उसको शीघ्र लिखने पढ़ने में सफल हो जाता है। इस तरीके से बच्चा बहुत सारे शब्द एक साथ गेन कर लेगा तो जल्दी लिखना सीख जाएगा। देखो, जो सीखने में जल्दी करते हैं ना, वो एक्चुअली में कभी जल्दी नहीं सीख पाते। इत्मीनान से एक बार व्यवस्थित तरीके से सीख लो। क्या मायना है उस चीज का? आपने 5 मिनट में चीज सीख ली, लेकिन आप उसको 10 बार रिवाइज कर रहे हो, कितने मिनट हो गए? 5 × 10 50 मिनट। आपने उस चीज को सीखने में ही 30 मिनट लिए, लेकिन आप उसको रिवाइज कर रहे हो सिर्फ और सिर्फ 2 या 3 टाइम, वो भी बहुत गैप पे। तो ये ज्यादा बेहतर नहीं? इन दोनों वाक्य में से आपको कौन सा वाक्य ज्यादा बेहतर लगा, है ना? तो ये अपने ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर उच्चारित शब्द एक साथ, गर्म मर्म सब एक साथ पढ़ा दिए जाते हैं। शीघ्र लिखने पढ़ने में सफल हो जाता है बच्चा। अंग्रेजी वर्णों का उच्चारण दोष दूर हो जाता है। मतलब अंग्रेजी वर्ण जो अपन बोलना सीखते हैं ना, क्योंकि बार बार बुलवाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अंग्रेजी में इस शब्द को ऐसे पढ़ते हैं, उस शब्द को ऐसे पढ़ते हैं। तो क्या देखा आप लोगों ने? जो भी देखा उसको मैंने ट्रिक में अरेंज करा है। क्या है? ध्वनि विज्ञान जिसमें ध्वनि पृथक से सिखाते। हाँ, वही ध्वनि विज्ञान जिसमें ध्वनि पृथक से सिखाते। ध्वनि विज्ञान जिसमें ध्वनि सेपरेटली सिखाते में उसमें कहा जाता है कि हमें बोल बोल कर लिखना चाहिए ताकि पढ़ना लिखना हम जल्दी सीख जाएं, अंग्रेजी के मर्म को समझ पाएं। और पढ़ना लिखना सीख जाएंगे, अंग्रेजी बोलेंगे तो अंग्रेजी के मर्म को समझ जाएंगे। क्या कि हाँ, ध्वनि विज्ञान वही ध्वनि विज्ञान जिसमें ध्वनि को महत्व दिया जाता है। वो कहता है कि आपको बोल बोल आपको लिख कर चीजों को पढ़ना चाहिए। इससे क्या हो जाएगा कि हम पढ़ना लिखना जल्दी सीख जाएंगे और फिर अंग्रेजी के मर्म को भी तो जल्दी से सीख जाएंगे। तो हमें बोल बोल कर लिखना चाहिए, हमें लिख कर नहीं, हमें बोल बोल कर लिखना चाहिए। बोल बोल कर लिखेंगे तो हमें हमारे साउंड का भी रियाज हो रहा और हमारे हाथ भी चल रहे, लिखना भी आ रहा। तो बोल बोल कर लिखो ताकि चीजें याद हो। तो बोल बोल कर लिखना चाहिए ताकि पढ़ना लिखना जल्दी आ जाए, ये हमारा ध्वनि विज्ञान कह रहा है। और ताकि हम फिर अंग्रेजी के मर्म को जल्दी से समझना है हमें। तो ध्वनि विज्ञान मतलब इसमें सिर्फ और सिर्फ ध्वनि को महत्व दिया जाता है। और जिसमें ध्वनि को पृथक से सिखाते हैं, इसमें पृथक से सिखाया जाता है। बोल बोल कर लिखना, इसमें कहा जाता है कि बच्चों को बोलना और लिखना, इसमें बोलने और लिखने पर बोलना और लिखना सरल हो जाता है। उसके बाद पढ़ना लिखना, इसमें पढ़ना लिखना बहुत जल्दी से आ जाता है। अंग्रेजी मतलब ये अंग्रेजी को सीखने में मदद करती है। अंग्रेजी के जो शब्द होते हैं, अंग्रेजी की जो ध्वनियां होती है, उनको सीखने में मदद करती है। मर्म यानी गर्म, नर्म, मर्म, कर्म, इन जैसे शब्दों को साथ में सिखा दिया जाता है तो बहुत सारे शब्द हमें एक साथ आ जाते हैं, है ना? तो कुछ इस तरीके से जानकारी इसमें गिवन होती है। नेक्स्ट हमें देखना है दूरस्थ शिक्षण के बारे में। देखो, तो दूरस्थ शिक्षण, देखो मैंने पहले ही बताया था कि दूरस्थ शिक्षण वैसे तो कोई शिक्षण विधि नहीं है, लेकिन दूरस्थ शिक्षण विधि के बारे में हमें सिर्फ और सिर्फ ये बताना है कि इसको अन्य किस किस नामों से जानते हैं। जो हमारी पत्राचार की शिक्षा होती है ना, उसको किस नाम से जानते हैं। फटाफट से खाली इसके नाम देखने हमें देख लेते अपन क्या क्या इसके नाम है। घर बैठे शिक्षण, जब हमारे सामने अचानक से नाम आए मुक्त अधिगम किसे कहते हैं, तो क्या हमें क्लियर होता है मुक्त अधिगम किसे कहते हैं? हमारे सामने अचानक से नाम आता है स्वतंत्र दिन किसे कहते हैं, तो हम सोचो पड़ जाते हैं किसे कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट तो हमने कभी देखा ही नहीं। हम इन चीजों को बहुत ज्यादा सरल मानते हुए आगे नहीं चल जाते हैं। लेकिन होता क्या है, इन्हीं में से कुछ पूछ लिया जाता है और तब हमें रियलाइज होता है कि जितना हम इनको सरल ले रहे थे उतने सरल ये है नहीं, क्योंकि चीजें पूछी तो वही जाती है लेकिन बस हमारा दायरा वहां तक होता नहीं बहुत बार।
और यहाँ जाता है कि दूरस्थ शिक्षण, यानी इसको घर बैठे शिक्षण के नाम से जानते हैं, गृह अध्ययन के नाम से जानते हैं, स्वतंत्र अध्ययन के नाम से जानते हैं, पत्राचार शिक्षा, बहुमाध्यम शिक्षा, परिसर से बाहर अध्ययन, मुक्ति अधिगम, बाह्य अध्ययन। देखो ऐसे तो हमें सारे नाम बहुत इजी लग रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे माइंड में बिल्कुल फिट होने चाहिए कि कौन कौन से नाम है। तो यहाँ जाता है कि परिसर से बाहर भी मुक्ति या स्वतंत्रता नहीं है। तुम्हें क्या लग रहा, तुम इस सीमा से, इस दायरे से बाहर चली जाओगी तो तुम्हें आजादी मिल जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं है। परिसर से बाहर भी मुक्ति या स्वतंत्रता नहीं है। बाहर भी बहुत सारे लुटेरे बैठे हुए, है ना। तो तुम्हें वहां बाहर जाके भी तुम्हें आजादी नहीं मिलेगी, तुम्हें स्वतंत्रता नहीं मिलेगी। तुम्हें अपने आप को आजाद फील कराने के लिए अपने पाँव पर खड़ा होना पड़ेगा, अपने आप को काबिल बनाना होगा, लायक बनाना होगा। वरना तुम ऐसे ही रही, माँ है मान लो किसी की, तो तुम अगर ऐसे ही रही ना तो बाहर भी लोग तुम्हें लूट ही खाएंगे। तो यहाँ जाता है कि परिसर से बाहर भी कोई मुक्ति या आज़ादी नहीं है। मतलब परिसर से बाहर अध्ययन कहते हैं इसको। उसके बाद मुक्ति यानी कि इसको मुक्ति अधिगम के नाम से जानते हैं। स्वतंत्र मतलब कि इसको स्वतंत्र अध्ययन के नाम से जानते हैं। बाकी बेसिक से नाम तो हमें पता है, पत्राचार, बहुमाध्यम, घर बैठे, गृह अध्ययन, ये तो हम जानते हैं। जो नाम हमें नहीं पता थे वो हमने देख लिए कि दूरस्थ शिक्षण जो एक विधि है, दूरस्थ शिक्षण पढ़ाने का जो नया तरीका इजाद हो रहा है आजकल, उसको अन्य को इस नामों से जाना जाता है। नेक्स्ट विधि कौन सी देखनी, वाचन विधि। देखो वाचन विधि अपने आप में विधि नहीं, अब वाचन विधि देख रहे हैं ना, तो पढ़ाने की, वाचन यानी पढ़ाने की, बच्चों को पढ़ाना सिखाने की। तो यहाँ अपन सिर्फ वाचन विधि के बारे में नहीं लिखेंगे, बल्कि वाचन विधि कौन कौन सी होती है। यानी यहाँ एक नया चैप्टर शुरू हो गया हमारा इस तरीके से। यानी वाचन विधि में कौन कौन सी विधियां आती है, बच्चों को पढ़ाना कैसे सिखाते हो, या फिर वाचन के बारे में कुछ जानकारी आती है। तो ये सारा अपने आप में एक नया सा थोड़ा सा समा बन गया। तो इसको अपन पूरा पढ़ेंगे। वाचन में बच्चों को पढ़ाने की कौन कौन सी विधियां होती है, उन सारी विधियों के बारे में देखेंगे। उन विधियों में क्या क्या जानकारी गिवन है, उन जानकारियों के बारे में देखेंगे। देन लास्ट अपन देखेंगे, फिर अपन थोड़ा सा अगर देख ही रहे तो थोड़ा सा अपन वाचन के प्रकार, जो ये एक टॉपिक आ गया पूरा इसमें, वाचन विधि, इससे वाचन विधि। लेकिन वाचन विधि अपने आप में क्या क्या समाहित क्यों है कि बच्चों को वाचन सिखाने के, बच्चों को पढ़ाना सिखाने की कौन कौन सी इसके अंदर और कौन कौन सी विधियां हो सकती हैं। तो अब आ ही गए तो वो अच्छे से क्लियर करेंगे अपन। नेक्स्ट थोड़ा सा अपन ये भी देखेंगे वाचन के बेसिक से कितने प्रकार हो सकते हैं। तो और प्रकार हैं तो उनके थोड़े गुण और दोष, जो भी आपके वाचन के प्रकार है उनकी क्या अच्छी बात है, क्या बुरी बात है, तो ये थोड़ा सा अपन देख लेंगे। फिर अपने विधियां पूरी 10 विधियां हो जाएगी। लास्ट में अपने को रसास्वादन विधि, जो 10th नंबर की विधि, वो देखनी रहेगी। तो देख लेते हैं वाचन विधि। तो वाचन विधि के बारे में क्या देखना है कि वाचन विधि बच्चों को पढ़ाना सिखाने की 3 तरीके की विधियां हो सकती हैं। पहली संश्लेषण, दूसरी विश्लेषण और तीसरी संश्लेषण और विश्लेषण दोनों का कॉम्बिनेशन। संश्लेषण, विश्लेषण, तीसरी संश्लेषण, विश्लेषण, तीनों का कॉम्बिनेशन। इन 3 तरीकों के अलावा ऐसा कोई तरीका नहीं जिससे आप बच्चे को पढ़ना सिखा सकते हो। संश्लेषण विधि, अब इसके बारे में पर्टिकुलरली इन तीनों विधियों के बारे में जानकारी लेंगे। क्या जानकारी लेंगे इन तीनों विधियों के बारे में? सबसे पहली विधि संश्लेषण। अब इसके भी इंटरनली 3 डिवाइडेशन होते हैं। कौन कौन से? वर्ण, ध्वनि और अक्षर। या तो बच्चों को आप वर्ण एक वर्ण बोलना सिखाओगे, पढ़ाना सिखा रहे हो ना बच्चों को, एक एक वर्ण से बोलना सिखाओगे। या बच्चों को ध्वन्यात्मक, या फिर बच्चों को ध्वन्यात्मक तरीके से पढ़ना सिखाओगे, यानी बच्चों को बार बार रिपीट करवा के। अक्षर विधि, बच्चों को सीधा ही कोई अक्षर दोगे, वही अपने वर्ण और अक्षर एक ही होते हैं, ये अक्षर विधि से पढ़ाना सिखाओगे। अब देखेंगे इन विधियों में पढ़ाते कैसे। 3 विधियां देखिए अपने, संश्लेषण, विश्लेषण और विश्लेषण।